हेलो। आज हम PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। 1950 से पहले जो अर्थशास्त्री थे वो GNP और प्रति व्यक्ति आय को ही विकास मानते थे। लेकिन 1950 के बाद ये देखा गया कि GNP या PCI में वृद्धि पर भी देश के लोगों के जीवन में वृद्धि नहीं हुई। इस कारण विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस दिशा में प्रयास आरंभ किए। इससे इस दिशा में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मॉरिस डी मॉरिस ने 23 विकसित और विकासशील देशों के लिए PQLI विकसित किया। इन्होंने 3 इंडिकेटर का यूज़ किया। सबसे पहले था लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट LER, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, उसके बाद बेसिक लिटरेसी रेट BLR। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है एक व्यक्ति के जीने की औसत उम्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ये 66.8 ईयर है। उसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। इससे अभिप्राय क्या है कि 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं की 1 वर्ष के भीतर मरने वालों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ये 47 है प्रति 1000। और उच्च शिशु मृत्यु दर जो होती है वो आर्थिक विकास के लिए हानिकारक होती है। उसके बाद है बेसिक लिटरेसी रेट। 7 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा को समझने की क्षमता के साथ पढ़ व लिख सकता है साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत में 74.04% है। इनमें से प्रत्येक इंडिकेटर के लिए अलग अलग देशों की एफिशिएंसी को 1 से 100 तक के पैमाने पर देखा गया है। कार्यकुशलता का अंक है 1। ठीक है, तो अगर वो 1 है तो उसे कहेंगे वर्स्ट परफॉर्मेंस, और यदि 100 है तो उसे कहेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस। PQLI का जो निर्माण होता है इन तीनों इंडिकेटर को इक्वल वेटेज देते हुए औसत निकाल कर किया जाता है। तो मॉरिस ने PQLI प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया है। PQLI बराबर LIR प्लस IMR प्लस BLR अपॉन 3। मॉरिस द्वारा जो PQLI बनाया गया था इसमें प्रत्याशित आयु की अपर लिमिट जो थी वो 100 में से 77 वर्ष थी। 1973 में स्वीडन में प्रत्याशित आयु जो थी वो 77 वर्ष थी और निचली सीमा 28 वर्ष ली गई है। और गिनी बिसाऊ में प्रत्याशित आयु की निचली सीमा 28 वर्ष थी। जिन देशों में प्रत्याशित आयु 77 थी उनको 50 का दर्जा दिया गया। शिशु मृत्यु की ऊपरी सीमा 1000 में से 1973 में स्वीडन में शिशु मृत्यु की ऊपरी सीमा 9 थी और निचली सीमा 229 रखी गई। साक्षरता दर को 1 से 100 तक में मापा गया है। जब तीनों इंडिकेटर की रैंकिंग मालूम हो जाती है तब उनकी औसत निकाली जाती है। तो जो औसत निकाली जाती है वो ही हमारा PQLI कहलाता है। मॉरिस का जो विश्लेषण है ये स्पष्ट करता है कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद नीचा है उनका PQLI भी नीचा होगा, और ऊंची प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद वाले देशों का PQLI ऊंचा होगा। परंतु वास्तव में GNP और PQLI में कोई गहरा संबंध नहीं है। कुछ देशों में प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद ऊंचा है मगर PQLI नीचा है, और कुछ देशों में इसका उल्टा है। तो ये टेबल जो दी गई है ये आपको इसका दिखाएगी, GNP और PQLI का रोचक संबंध दिखाएगी। जैसा कि देखिए जाम्बिया, इसका जो पर कैपिटा GNP है ये 348 है और PQLI 20 है। अंगोला का 790 है और इसका 21 ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। सूडान का 380 है और 34 है। पाकिस्तान का 349 है और 40 है। और सऊदी अरेबिया का 12,720 GNP है लेकिन फिर भी 40 है, और पाकिस्तान का इतना कम होते हुए भी 40 है। इंडिया का 253 है और PQLI 42 है। इराक का 3020 है और 48 है। तो आप ये देखेंगे कि GNP और PQLI में जो बता रहे हैं मॉरिस की जिनका GNP ज़्यादा होगा उनका PQLI भी ज़्यादा होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका GNP कम है उनका PQLI भी ज़्यादा है। तो ये टेबल पूरी है, तो इसमें सभी में दिखाया गया है। जैसे कि देखिए ताइवान में 2503 है तो इनका PQLI 87 है, और कोस्टा राइज में 1476 है और इनका 89 है। तो कोई विशेष वो नहीं दिखा रहे, तो इनका ये जो निष्कर्ष है ये सही नहीं है
कि जिनका जीएनपी ऊंचा है उनका पीक्यूएलआई भी ऊंचा ही होगा। इस टेबल के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारा जो जीएनपी है, जीएनपी में वृद्धि होने से पीक्यूएलआई में सुधार हो सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर समान होने पर भी पीक्यूएलआई सूचकों में अंतर हो सकता है, जैसे कि अंगोला, जिम्बाब्वे, चीन और भारत, ताइवान और इराक। अब पीक्यूएलआई की मेरिट क्या है? सबसे पहली मेरिट ये है कि ये सरकार को अर्थव्यवस्था में समग्र कल्याण को समझने में मदद करता है कि इसकी कल्याणकारी नीतियों को कितनी अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है। पीक्यूएलआई मापने की जो विधि है सभी देशों के लिए मानक है, इसीलिए इसका उपयोग देशों के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। तीन जो इंडिकेटर हैं, यानी कि जीवन प्रत्याशा दर, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, देश के लोगों का बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करता है। पीक्यूएलआई जो है देश में कल्याण के वितरण पर विचार करता है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या हैं? मॉरिस ने स्वीकार किया है कि पीक्यूएलआई मूल आवश्यकताओं को केवल एक सीमा तक बता सकता है। यह जीएनपी का परिपूरक है, ना कि विस्थापक। यह आर्थिक वृद्धि को मापने का काम भी नहीं करता। यह सामाजिक और आर्थिक संगठन के बदलते हुए ढांचे को भी नहीं दर्शाता, अतः यह आर्थिक विकास को नहीं मापता। यह कुल कल्याण को भी नहीं मापता। फिर भी यह जीवन की गुणवत्ताओं को मापता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मॉरिस द्वारा पीक्यूएलआई के उपयुक्त तीन चरों को मनगढ़ंत भार देने के कारण मॉरिस की आलोचना हुई। मायर के अनुसार पीक्यूएलआई द्वारा लिए गए गैर आय वाले घटक महत्वपूर्ण हैं, परंतु उतने ही महत्वपूर्ण गरीबी सूचकांक को प्राप्त करने के लिए समग्र के वितरण संवेदनशील और आय उपभोग आंकड़े होते हैं। इन अवगुणों के बाद भी पीक्यूएलआई जो है विकास का एक लाभदायक सूचक है, और जीएनपी और पीसीआई की जो ये हमारी अवधारणा है उनसे मुक्त है। तो ये हमारा पीक्यूएलआई है।